नमस्कार। जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम ऑफेंस और डिफेंस बैलेंस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे फॉरेन पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि जो अभी ईरान यूएस वॉर चली हुई है उसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब वॉर में इंट्रोड्यूस की जाती है तो उससे वॉर लड़ना ईजियर हो जाता है या मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अटैक करना ईजियर हो जाता है या डिफेंड करना ईजियर हो जाता है। इसी को ही ऑफेंस और डिफेंस बैलेंस बोला जाता है फॉरेन पॉलिटिक्स के अंदर। और इस कॉन्सेप्ट को बनाया था रॉबर्ट जर्विस, जो एक फेमस फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है। उनके अकॉर्डिंग ये ऑफेंस डिफेंस बैलेंस किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे आज के दिन मॉडर्न डे के अंदर साइबर वॉरफेयर, ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ हो रहा है, उससे क्या ऑफेंस वालों के लिए ईजी हो गया है या डिफेंस करने वालों के लिए ईजी हो गया है, आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री के थोड़े पुराने पन्नों को उठाएं और समझने की कोशिश करें तो एक फेमस एग्जांपल है फोर्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो 1453 मई में ओटमन एम्परर मेहमद द सेकंड ने जीत लिया था। वो फोर्ट जो 1000 साल तक कभी भी गिरा नहीं, जिसको कोई भी हरा नहीं पाया, जिस फोर्ट को कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया, उसको मेहमद द सेकंड इसलिए कैप्चर कर पाए क्योंकि उनके पास उस टाइम पे गन पाउडर था, उनके पास कैनन्स थी, जो उससे पहले वॉर में कभी भी इतनी मेजरली यूज नहीं की गई थी। तो मेहमद द सेकंड के जीतने का सबसे बड़ा कारण कॉन्स्टेंटिनोपल में कैनन्स और वो गन पाउडर था। और वो गन पाउडर और कैनन्स के दम पे ना सिर्फ फिर उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल जीता, बल्कि बैजेंटाइन एम्पायर, जिसको ईस्टर्न रोम भी बोलते थे, उसको ख़त्म कर दिया और ओटमन एम्पायर की एक ऐसी नींव रखी जो आने वाले 200-300 साल तक पूरे यूरोप पे राज किया जिसने। तो यही स्टोरी अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के ऊपर आपने देखा होगा कि ट्रेंच वॉरफेयर की वजह से डिफेंस लाइकली ईजी हो गया कंपेरेटिव टू द ऑफेंस। इसलिए जर्मनी पूरे 5 साल जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ता रहा 1914 से लेकर 1919 तक, तब तक वो फ्रांस के बॉर्डर एरियाज को ही कैप्चर नहीं कर पाया और अल्टीमेटली उसको सरेंडर करना पड़ा और ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन करना पड़ा। अभी इसी स्टोरी को और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी और उन्होंने कुछ ही वीक्स के अंदर जर्मनी ने फ्रांस को जीत लिया और पेरिस के एफिल टावर पे जाके फोटो खिंचवाई, क्योंकि उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी और फ्रेंच वॉरफेयर को काउंटर करने के लिए टैंक्स का यूज किया और साथ में ब्लिट्जक्रीग, जो लाइटनिंग स्ट्राइक की उनकी स्ट्रेटेजी थी, उसको यूज किया, जिससे उन्होंने उनकी सप्लाई लाइंस को काट दिया, ट्रेंच वॉरफेयर को खत्म कर दिया, एक तरह से ऑब्सोलीट कर दिया और अल्टीमेटली फ्रांस को घुटनों पे ला दिया कुछ ही हफ्तों में। वही फ्रांस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम 5 साल तक नहीं हारा था। तो ये ऑफेंस और डिफेंस का बैलेंस होता है फॉरेन पॉलिटिक्स में, और ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल को गिराने में कैनन्स और गन पाउडर का बहुत मेजर यूज हुआ था, वैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फ्रांस को हराने के लिए टैंक्स का, और ये जो स्ट्रेटेजी थी ब्लिट्जक्रीग की, वो टैंक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। वो स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा, उस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज हुआ, इसलिए वो सक्सेसफुल हो पाया हिटलर, जहाँ की जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी सक्सेसफुल नहीं हो पाया फ्रांस को जीतने में। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जब न्यूक्लियर डेटरेंस नाम की चीज आई, तो एक न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम सा बन गया पूरी दुनिया में, क्योंकि कोल्ड वॉर चली हुई थी सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में। और सोवियत यूनियन और अमेरिका की इस लड़ाई के बीच में कोल्ड वॉर कभी भी हॉट इसलिए नहीं हुई कि दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। इसलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म, सॉरी, कोल्ड वॉर जब खत्म हुई, तब भी एक फेमस फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट है मरसाइमर, जिन्होंने चाइना के ऊपर ही बहुत फेमस बुक लिखी है द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। उनका ये मानना था कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन नहीं सरेंडर करनी चाहिए, क्योंकि कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जितने भी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे यूक्रेन के अंदर, क्योंकि यूक्रेन पहले पार्ट होता था सोवियत यूनियन का, और कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। तो यूक्रेन के ऊपर वेस्टर्न पावर्स ने प्रेशर किया कि आप अपना जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दो। तो यूक्रेन ने वो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसीलिए मरसाइमर ने उस टाइम पे एक फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिखा था और ये बोला था कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स रखने चाहिए और अपना स्टॉक पाइल को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में रशिया के लिए थ्रेट तभी रहेगा यूक्रेन जब उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, वरना रशिया कभी भी यूक्रेन पर अटैक करके उसको फिर से अपने अंदर एसिमुलेट कर लेगा और अपने अंपायर का पार्ट बना लेगा, जो कि हमने फरवरी 2022 में देखा। फरवरी 2022 में इन्होंने रशियंस ने अटैक किया ना सिर्फ यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन के ईस्टर्न यूक्रेन के मेजर पार्ट्स को अपने अंडर कैप्चर भी कर लिया। तो ये न्यूक्लियर वेपन का जो डेटरेंस था, वो कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर बनाए रखा उसने, 50 साल तक हॉट नहीं होने दिया दो मेजर पावर्स के बीच में। तो ये ऑफेंस और डिफेंस का बैलेंस हिस्ट्री में चलता रहता है। कभी ऑफेंस मतलब कभी अटैक करना इजी हो जाता है और कभी डिफेंड करना इजी हो जाता है। तो आज के दिन जो मॉडर्न वॉरफेयर है, जो हम अब देख रहे हैं, ये जो ईरान और यूएस के बीच में वॉर हो रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वॉर करना ज़्यादा इजी है डिफेंड करने से। क्योंकि अगर हम देखें तो ड्रोन
और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है ये बनाना चीप है कंपेरेटिव टू इंटरसेप्टर की जो मिसाइल है और इंटरसेप्टर को चलाना। क्योंकि अगर आपको एक इंटरसेप्टर फायर करना है किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल या कोई ड्रोन आ रहा है आपकी टेरिटरी में, तो आपने जो एयर डिफेंस के लिए इंटरसेप्टर्स लगा रखे हैं जो उस टेरिटरी में घुसते उस ड्रोन्स को या फिर उस मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर दें, स्काई के अंदर ही लैंड करने ना दें, क्योंकि अगर वो लैंड कर गए तो वो कहीं ना कहीं कैजुअलिटी करेंगे या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म करेंगे। तो इनको रोकने के लिए जो इंटरसेप्टर्स लगा रखे हैं और उससे जो हम मिसाइल्स फायर करते हैं, तो वो एक मिसाइल फायर करने की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन से लेके 2 मिलियन तक है, जबकि एक ड्रोन को बनाने की कॉस्ट है $20,000 से लेके $50,000। तो कहाँ 8 से 10 करोड़ रुपए आपको एक मिसाइल को फायर, एक इंटरसेप्टर की एक मिसाइल को फायर करने की और उसको बनाने की कॉस्ट है, और कहाँ एक ड्रोन जो कि सक्सेसफुल हो गया और अगर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पार करने में और स्ट्राइक करने में, तो उसको कॉस्ट लगती है 20 से $50,000। तो कहने का मतलब ये है अभी जो जो ये वॉर चल रही है ईरान और यूएस के बीच में, उसमें जो पार्टी वॉर कर रही है उसके लिए इजी है कंपैरेटिव टू जो पार्टी अपने आप को डिफेंड करना चाह रही है। इसलिए अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो उनका स्टॉक पाइल इसराइल और यूएस खत्म करने में कामयाब होंगे, या फिर ईरान का स्टॉक पाइल अगर रह जाता है उससे पहले इंटरसेप्टर्स जो हैं उनकी बैटरीज, उनके वो जो मिसाइल्स हैं वो खत्म होगी, तो फिर ये एयर डिफेंस सिस्टम उनका पूरा एक्सपोज हो जाएगा गल्फ कंट्रीज का और इसराइल का। क्योंकि ईरान के पास पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा लीथल और सबसे एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक पूरा पूरा आर्सनल है, और साथ में ड्रोन्स के भी वो एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने उनके ही बनाए हुए जो शहीद ड्रोन्स है वही रशिया यूज़ कर रहा है यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट पिछले 3 साल से। तो कहने का मतलब ये है कि अटैक करना अब बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, और ईरान अटैक कर करके ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनको कहीं ना कहीं टेस्ट, ना सिर्फ टेस्ट कर रहा है बल्कि उनकी कॉस्ट बढ़ा रहा है। क्योंकि अभी जो वॉर को 3 ही दिन हुए हैं चले हुए, और अभी तक ईरान ने, अगर एक मैं आपको एग्जांपल दूं तो यूनाइटेड अरब अमीरात जिसके अंदर दुबई, अबू धाबी, शारजा जैसी मेजर सिटीज है, उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 165 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं और 541 ड्रोन्स का यूज किया है उसकी टेरिटरी को वॉयलेट करने के लिए। तो अब इसको काउंटर करने के लिए जो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल जो इंटरसेप्टर्स का यूज किया है यूएई ने, वो 92% सक्सेसफुल रहा है उन ड्रोन्स को और उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को एयर में न्यूट्रलाइज करने में। लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हैवी है, अभी तक लगभग 12 से 14 हजार करोड़ रुपए, $1.5 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली यूएई का खर्चा हो गया अभी 3 दिन की वॉर में। जबकि ईरान के जो, अगर इन सारे ड्रोन्स जो 541 ड्रोन्स उन्होंने मारे हैं प्लस 165 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज किया है, इन सारों का खर्चा अप्रोक्सीमेटली $200 मिलियन है। तो कहाँ $1.5 बिलियन जो यूएई को डिफेंड करने के लिए लग रहे हैं, और कहाँ ईरानियंस को $200 मिलियन लग रहे हैं अटैक करने के लिए। तो कहने का मतलब कॉस्ट के मामले में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स कंपेरेटिव टू इंटरसेप्टर्स। और इंटरसेप्टर्स को जो अभी स्टॉक पाइल है यूएई या फिर सऊदीज के पास या ओमान के पास, कतार के पास, कुवैत के पास, इसराइल के पास, जो इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, या फिर अमेरिकन जो डिफेंस सिस्टम जिसमें थर्ड आता है मेन, तो ये सारे जो बना, बहुत साल लगे इनको इंटरसेप्टर्स के स्टॉक पाइल्स को बनाने में। जबकि ड्रोन्स को और बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाना बहुत ईजी है, और साथ में ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को पार्ट्स में अलग करके स्मगल किया जा सकता है और कहीं भी जाके असेंबल करके फायर किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज की मॉडर्न एज में जहां पर साइबर वॉरफेयर, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का इतना ज्यादा यूज हो रहा है, वहां पर अटैक करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है डिफेंड करने के मामले में। इसलिए ईरान बेट कर रहा है, इसलिए ईरान को ये लग रहा है कि हमारी सिचुएशन बेटर रहेगी आने वाले दिनों में। क्योंकि अमेरिका कितने दिन लड़ाई लड़ेगा? अभी अमेरिका में इस साल के एंड में मिड टर्म इलेक्शंस हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, उसमें अगर अमेरिका उस टाइम तक इस वॉर में सक्सेसफुली नहीं जीत पाया और टोटल विक्ट्री क्लेम नहीं कर पाया, तो फिर उनको रिपब्लिकन पार्टी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सेटबैक्स झेलने पड़ सकते हैं और डेमोक्रेट्स को मेजोरिटी मिल सकती है। तो कहने का मतलब डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर कांग्रेस के अंदर उनको एक हाउस रिपब्लिकन्स के हाथ से जा सकता है, जिसके बाद ट्रंप का जो एजेंडा है, जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो या डोमेस्टिक एजेंडा हो, वो कहीं ना कहीं अधर में लटक जाएगा। क्योंकि फिर उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कोई भी बिल पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सेम यूरोपियन कंट्रीज के साथ दिक्कत है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज पहले ही गैस को लेकर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे रशियंस के ऊपर, और सैंक्शन लगाने के बाद अब उनको गैस का सोर्स जो है वो कतारी गैस उनके लिए एक मेजर सोर्स हो गया है। लेकिन कतार में जैसे पिछले 2-3 दिनों से प्लांट बंद है, जो उनका सबसे बड़ा एलएनजी का प्लांट है वो बंद हो गया है वहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक की वजह से। तो वो अब उसकी वजह से गैस की प्राइसेस और बढ़ रही हैं, और आने वाली विंटर्स में अगर वॉर चलती रही आने वाली विंटर तक, तो फिर गैस की शॉर्टेज फिर से हो जाएगी यूरोपियन कैपिटल्स के अंदर, चाहे वो बर्लिन हो, चाहे वो पेरिस हो, या फिर कोई और अदर मेजर सिटी हो यूरोप की। तो उनको भी, उनके लिए डोमेस्टिक जो इलेक्शंस हैं वहां पर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैक्रोन हो या फिर जो अभी
अलग अलग पार्टीज पावर में है अलग अलग यूरोपियन कैपिटल्स के अंदर, तो उनको चुनाव जीतना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और उनके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और गल्फ कंट्रीज के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि उनको डिफेंड करने के लिए बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। इसलिए ईरान के पास अभी अपर हैंड है इस वॉर के अंदर, क्योंकि ईरान ने पिछले काफ़ी सालों से उनको एक बात पता था कि उनकी एयर सुपियोरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अमेरिकन और इसराइलीज की है। मैंने अपने कल की वीडियो में बताए थे, उनके पास F-35 नहीं है, उनके पास रैप्टर नहीं है, ड्रोन्स नहीं है, लेकिन उनके पास लीथल कैमकाजी ड्रोन्स हैं, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिनका वो इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं अपने जो कमी है उनकी एयरफोर्स की उसको पूरा करने के लिए, और वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं। और यही सक्सेस अगर वॉर लंबी चलती है तो अमेरिका और गल्फ कंट्रीज के लिए भारी पड़ने वाली है मिडिल ईस्ट में। और ये ऑफेंस और डिफेंस बैलेंस को लेकर ये लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि किसको एज मिलता है इस लड़ाई के अंदर। लेकिन अभी तो ऑफेंस का ही एज लगता हुआ दिख रहा है, आने वाले दिनों में देखते हैं किसका एज रहता है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।